हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीपीएससी अफेयर चैनल पे स्वागत है। आज का जो वीडियो लेक्चर है फ्रेंड्स, वो हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर करने जा रहे हैं, क्योंकि आज का टॉपिक है बिहार बजट 2023-24 और इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे एक साल प्रीवियस ईयर का होता है, इसलिए हम लोग 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करेंगे और एक ही लेक्चर में दोनों को कंप्लीट करेंगे। और ये जो आप लोग को नोट्स दिया जा रहा है फ्रेंड्स, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको ये नोट्स कहीं भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा इस तरह का, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ वही बताया जाएगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिलेटेड है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। क्योंकि आप खुद एनालाइज करेंगे, जब पूरा वीडियो को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे आप लोग, आपको खुद एनालाइज होगा इसमें कंटेंट कैसा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बिहार बजट 2023-24 का देखेंगे, बिहार बजट में क्या है, उसके बाद फिर हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे। चलिए कुछ स्टैटिक फैक्ट के साथ होते हुए हम लोग देखेंगे, ताकि स्टैटिक फैक्ट भी बजट से बीपीएससी बहुत बार क्वेश्चन राइज किया है। तो देखिए, इस साल का जो बजट प्रेजेंट किया गया था वो था 28 फरवरी, डेट याद रखिएगा, 28 फरवरी 2023 को प्रेजेंट किया गया है। और बिहार इकोनॉमिक सर्वे कब प्रेजेंट किया गया था, किस दिन, वो था 27 फरवरी 2023, यानी जस्ट वन डे पहले। आप डेट याद रखिएगा, क्योंकि अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें डेट दे के भी पूछ सकता है आपसे। तो 28 फरवरी को बजट पेश किया गया था और 27 फरवरी को इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया था। और ये दोनों किसने प्रेजेंट किया, विजय कुमार चौधरी, विजय कुमार चौधरी। ये किस पार्टी से एमएलए हैं, ये हैं जेडीयू के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कहता है बजट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। ये सभी जानते हैं कि बजट एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। कौन सा आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 202 के तहत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पता है एट प्रेजेंट प्रिपेयर्ड, हम बजट छूट गया, एट प्रेजेंट बजट प्रिपेयर्ड बिहार एफआरबीएम एक्ट 2006, मतलब बिहार का जो बजट प्रिपेयर किया गया है वो बिहार एफआरबीएम एक्ट 2006 के अंतर्गत प्रिपेयर किया गया है, बनाया गया है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार का अगर आप लोग बजट का स्पीच सुनेंगे फाइनेंस मिनिस्टर का, उन्होंने इस स्टेटमेंट को स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग जो बिहार बजट प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो बिहार एफआरबीएम एक्ट 2006 के अंतर्गत प्रिपेयर किया गया है। और सेंट्रल में कब आया था एफआरबीएम एक्ट, 2003 में। देखिए, तो एफआरबीएम एक्ट होता क्या है, अब आप लोग ये जान लीजिए। एफआरबीएम का फुल फॉर्म होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। इसका मतलब होता है, देखिए ये आया क्यों था ये एक्ट, 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था, एक एक्ट बनाया था जिसका नाम रखा था एफआरबीएम एक्ट, मतलब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। इसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न किया कि आपको जो फिजिकल डेफिसिएट है वो 3% से एबव नहीं जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा क्रिटिकल कंडीशन आता है, जैसे कोरोना हुआ या मंदी हुआ, उस समय आपको रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन उसके अलावा आपको कोशिश करना है कि 3% के अंदर रहना है फिजिकल डेफिसिएट को। ये इसलिए ऐसा एक्ट लाया गया था, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड, देखिए मान लीजिए अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास 100 रुपया था, 100 रुपया है, और उन्होंने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए मान लीजिए 150 रुपया खर्च खर्च कर दिया, ये 50 रुपीज़ का फिर भरपाई कौन करेगा, कहाँ से आएगा? ये अगर बार बार ओवरलोड होते रहेगा हर ईयर, इतना बर्डन आ जाएगा और एक समय मंदी की ओर चला जाएगा। इसीलिए ये एक्ट को लाया गया था, प्रोविज़न दिया गया कि आपको 3% से अधिक नहीं जाना है कर्ज में। मतलब अगर आपके पास 100 रुपये है, आपके आपको 103 रुपये तक रिलीफ दिया जाएगा। ठीक है?
इससे अधिक आपको बढ़ना नहीं है कर्ज में। इससे क्या होता है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी और राज्य का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे कभी फेस नहीं करना पड़ता है। ये सब अच्छा होता है। इसलिए केंद्र सरकार का ये रूल था एफआरबीएम एक्ट। इसी के अंतर्गत बिहार बिहार में भी एफआरबीएम एक्ट को पास किया गया था और ये पूछा भी जाता है कि बिहार में एफआरबीएम एक्ट को कब पास किया गया था? वो था 2006 में। तो इसी के अंतर्गत इस बार का भी बजट पेश किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बजट इज द डॉक्यूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ये सही बात है कि बजट क्या है? एक फिस्कल पॉलिसी ही तो है जिसमें बताया जाता है कि कितना खर्च करेंगे, कहाँ से इनकम आएगा, किस फील्ड में कितना खर्च करेंगे। ये एक तो फिस्कल पॉलिसी ही हुआ। विच हैज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी हम लोगों ने देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। थ्रू फिस्कल पॉलिसी पब्लिक इनकम एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोविजन मेड। इसके फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत पब्लिक इनकम और पब्लिक एक्सपेंडिचर का प्रोविजन दिया जाता है फिस्कल पॉलिसी के तहत। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम लोग देखते हैं कि पब्लिक फाइनेंस। अभी हम लोगों ने देखा कि पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत दो लेग होता है, एक पब्लिक इनकम और एक पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो पब्लिक इनकम को भी क्या बोला जाता है? बजटरी इनकम। बजट जो बनता है वो तो पब्लिक के लिए बनता है ना, इसलिए इसको पब्लिक इनकम को बजटरी इनकम भी बोला जाता है और पब्लिक एक्सपेंडिचर को बजटरी एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब आगे देखिए। पब्लिक इनकम का भी दो लेग होता है। कौन कौन? एक रेवेन्यू इनकम और एक कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम का क्या मतलब होता है? रेवेन्यू इनकम का मतलब होता है वो ऐसा इनकम, वो इनकम जो कि आपको किसी टैक्स से मिल रहा हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो या बोरोइंग हो, जो भी हो, ये रेवेन्यू इनकम में आता है। और कैपिटल इनकम में कौन सा आता है? कैपिटल इनकम में वो आता है जैसे कि गवर्नमेंट रोड बनाई, ये एक कैपिटल हुआ। मान लीजिए कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाया, वो एक कैपिटल इनकम हुआ। यहाँ से जो इनकम जनरेट होगा सरकार को, ये होता है कैपिटल इनकम। क्योंकि किसी कैपिटल को बना के उससे जो रेवेन्यू कमाते हैं उसको कहते हैं कैपिटल इनकम। आगे देखिए। फर्दर रेवेन्यू इनकम में भी दो तरह का होता है, एक टैक्स इनकम, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम। तो जानते हैं कि राज्य सरकार को टैक्स भी आता है और कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम भी होता है। तो टैक्स में भी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये सभी आप लोग एक बार ध्यान रखिए बस। नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम में भी तीन लेग है। कौन कौन है? स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस बाय स्टेट, और तीसरा है सेंट्रल असिस्टेंस। देखिए जब से जीएसटी आया है फ्रेंड, जब से जीएसटी लागू हुआ है, इसमें क्या होता है टैक्स इनकम जो है, जो राज्य सरकार का डायरेक्ट टैक्स इनकम है, ये खत्म हो गया है। खत्म कैसे हो गया है? देखिए मान लीजिए जब से जीएसटी चालू हुआ है, मान लीजिए जीएसटी अगर 18% किसी पे लगता है, इसमें क्या होता है कि 9% का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सेंटर और राज्य में। 9% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये 9% फिर आता कहाँ से? ये 9% फिर इसमें आके ऐड होता है, टोटल जो मिलता है स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। इसलिए यहाँ से अब डायरेक्ट टैक्स से हट के ये किस में चला गया? नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम के अंतर्गत आ गया है, जिसमें एक स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस बाय स्टेट और सेंट्रल असिस्टेंट, ये तीन लेग होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू का। ठीक है। इसमें अब देखिए अब आपको क्या देखना है कि इसमें कितना शेयर है, कितना पैसा बिहार सरकार को किस फील्ड से आ रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस में जो है वो 39% आता है बिहार सरकार को पैसा। कहाँ से? केंद्र में जो टैक्स शेयर होता है, केंद्र में जो राज्य सरकार का शेयर है सेंट्रल टैक्स में, वहाँ से 39% आता है बिहार सरकार को। फिर है बाय स्टेट से, मतलब स्टेट से कोई स्टैम्प उस्टैम्प से किसी से भी वहाँ से जनरेट करती है राज्य सरकार पैसा, तो वो 3% है ओनली। और सेंट्रल का असिस्टेंस मिलता है 20%। रेवेन्यू जनरेट बिहार सरकार को वहाँ से होता है। और 19% जो है वो बोरोइंग करती है राज्य सरकार। तो रेवेन्यू इनकम कितना हो गया अगर ये सभी को जोड़ते हैं तो
ये 81% हो जाता है। और कैपिटल इनकम जो आपको मैंने बताया कि रोड हुआ, हॉस्पिटल हुआ या फिर कुछ भी हुआ जहाँ से सोर्स ऑफ इनकम राज्य सरकार का है, वहाँ से 19% का ही इनकम आता है। तो टोटल ओवरऑल कितना हो जाता है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 100%। ये रहा इसका ब्यौरा जो का कि 100% जो पब्लिक इनकम है बिहार राज्य का, वो कहाँ कहाँ से कितना शेयर है आपको ये बता दिया गया। इससे अब जो सवाल आपसे बनता है वो पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बिहार सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है, वह स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर पे कौन सा है, वह है सेंट्रल असिस्टेंस। और थर्ड पे पूछे तो थर्ड पे क्या है, बोरोइंग। यह है आपका ब्यौरा जो का लोग ध्यान रखिएगा पब्लिक इनकम का है। अब देखिए उसी तरह पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम लोग देखेंगे। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, बजटरी एक्सपेंडिचर। देखिए आगे देखते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर को जब हम लोग ब्रेक करते हैं फ्रेंड्स, तो ये देखते हैं कि 5 डिवीजन में सरकार का पैसा खर्चा होता है। ठीक है, इसमें किसमें देख लीजिए। एक है इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें कि इकोनॉमिक सर्विसेज में, जिसमें कि बिहार सरकार जो 24% खर्च करती है। सोशल सर्विसेज 38% का खर्च होता है। जनरल सर्विसेज में 28%। डेप्ट पेमेंट जो कर्ज लिया है उसका पेमेंट चुकाने में 9%। और अदर लाइबिलिटीज़ में 0.5% है। आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि राज्य सरकार का सबसे ज़्यादा खर्च किस सेक्टर में होता है, वो होता है सोशल सर्विस में। उसके बाद जनरल सर्विस। जनरल सर्विस में जैसे कि किसी को सैलरी देना है, किसी को पेंशन देना है, ये सब है जनरल सर्विस। और थर्ड नंबर पे कौन सा है, इकोनॉमिक सर्विसेज। ये सब पब्लिक एक्सपेंडिचर का ब्यौरा है बिहार सरकार का। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। पब्लिक इनकम सबसे ज़्यादा कहाँ से है, वह शेयर ऑफ टैक्सेस इन सेंट्रल में। सेंटर में जो शेयर ऑफ टैक्सेस है सबसे ज़्यादा वहाँ से बिहार सरकार को पैसा मिलता है। दूसरा सेंटर का असिस्टेंट से, ये दो याद रखिएगा। उसी तरह पब्लिक एक्सपेंडिचर में याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा खर्चा सोशल सर्विसेज में होता है। सेकेंड नंबर पे जनरल सर्विसेज, थर्ड पे इकोनॉमिक सर्विसेज। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फ्रेंड्स कि आपको 100% जैसे इनकम आपको मैंने बताया कि 100% ऑफ इनकम होता है। 100% ऑफ इनकम 2023-24 में बिहार सरकार का कितना एक्सेप्टेड है, कितना सोच के रखिए बिहार सरकार की कितना उसको पैसा टोटल आएगा, ये पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है। वो एक्सपेक्टेड है 2,62,085.40 करोड़, इतने रुपीस आना है बिहार सरकार को। ये एक्सपेक्टेड किया गया है, 100% ऑफ इनकम का एक्सपेक्टेड है। ठीक है, 2,62,085.40 करोड़ आना है। और खर्चा का जो ब्यौरा दिया गया है वो कितने लाख का दिया गया है, वो दिया गया है 2,61,885.40 करोड़। आप लोग यहाँ से अगर डाटा को एनालाइज कर रहे होंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि जितना इनकम हो रहा है उससे कम खर्चा हो रहा है बिहार सरकार का। इसका क्या मतलब हुआ कि बजट जो है वो रेवेन्यू सरप्लस है। रेवेन्यू सरप्लस है। क्या वो मतलब रेवेन्यू सरप्लस का, रेवेन्यू सरप्लस का मतलब होता है कि जितना मेरा आय है, इनकम है, उससे कम ही मेरा खर्चा है। तो हम लोग का क्या हो रहा है, सेविंग हो रहा है। तो इससे क्या होता है, जब सेविंग होता है इससे जो होता है कि फिस्कल डेफिसिएट जो है उसमें कमी आने लगता है धीरे धीरे, फिस्कल डेफिसिएट में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ फैक्ट देख लीजिए। फैक्ट कहता है टैक्स इनकम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। टैक्स इनकम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इनकम कहाँ से राज्य सरकार को आता है, वो है कॉमर्शियल टैक्स। ये कॉमर्शियल टैक्स कौन था फ्रेंड्स, ये वही टैक्स है जो स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस में जो स्टेट का शेयर है, ठीक है, वो है कॉमर्शियल टैक्स, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट और लैंड रेवेन्यू। ये चार ऐसा है जहाँ से मैक्सिमम इनकम रिसीव होता है राज्य सरकार को। चलिए उसी तरह नॉन टैक्स इनकम है,
नॉन टैक्स इनकम में पहला है माइनिंग और दूसरा इंटरेस्ट। ये दो जो है नॉन टैक्स इनकम में आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अकॉर्डिंग टू बजट 2023-24 एक्सपेक्टेड बोरोइंग ऑफ स्टेट। तो कितना एक्सेप्ट किया गया, एक्सपेक्टेड किया गया कि इस बार बोरोइंग किया जाएगा, वो है 49,326.53 करोड़। अगर इसको अप्रोक्स ले लेंगे तो वो है 50,000 करोड़ बोरोइंग करने का रखा गया है राज्य सरकार की तरफ से। ठीक है, कि इतने करोड़ बोरोइंग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। अब देखिए कह रहा है कि इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यह आपको सबसे अधिक ध्यान रखना है। हमने देखा कि अभी सोशल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है पैसा राज्य सरकार। कितना? 38%। 38%। तो सोशल सर्विसेज के अंतर्गत ही तो आता है एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, एग्रीकल्चर हुआ। तो सबसे ज़्यादा किसमें खर्च हो रहा है सोशल सर्विसेज के अंदर में? वो है एजुकेशन में। कितना हो रहा है? 40,451 करोड़। ठीक है। फिर है हेल्थ 7,117.56 करोड़, जो कि 7.2% ऑफ GSDP है। ठीक है। फिर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये याद रखिएगा, इसलिए मैंने परसेंटेज लिख दिया है। एग्रीकल्चर में कितना परसेंट है? 2.78% ही बजट का खर्चा किया जाएगा। 2.78%, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए कुछ हम लोग फिजिकल डेफिसिट को देख लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट जो 2023-24 में अनुमानित किया गया है वो है 2.98% ऑफ GSDP। ये याद रखिएगा आप लोग। फिजिकल डेफिसिट 2023-24 में वो 2.98% ऑफ GSDP है। और यही 22-23 में कितना था? ये था 3.47। आप लोग दोनों डाटा को याद रखिएगा क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। 2023-24 में 2.98% और 2022-23 में कितना था? 3.47 का फिजिकल डेफिसिट था। चलिए रेवेन्यू सरप्लस देख लेते हैं। अब अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर देखा कि जितना इनकम हो रहा है उससे कम एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो हमने आपको बताया कि इसको कहते हैं रेवेन्यू सरप्लस। तो देखिए कितने परसेंट का रेवेन्यू सरप्लस हो रहा है? 0.52% ऑफ GSDP। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान के याद रखिएगा। रेवेन्यू सरप्लस 2023-24 में कितना रहने का अनुमान है? 0.52% ऑफ GSDP। ठीक है। और इसको अगर रुपीस में ले लें तो कितने रुपीस है? 4,479 करोड़। ठीक है, 4,479 करोड़ का है। यह है रेवेन्यू सरप्लस। देखिए बिहार इज द ओनली बिग स्टेट हैव सरप्लस रेवेन्यू अकाउंट। मतलब बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है, बड़ा राज्य में, बिग स्टेट में, जिसके पास रेवेन्यू सरप्लस का बजट है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए। GSDP ऑफ बिहार एट करेंट प्राइस। इस बार का GSDP एट करेंट प्राइस आप लोग को ध्यान रखना है। 2022-23 में कितना था GSDP ऑफ बिहार? वो था 7,45,314 करोड़। मतलब 7,45,314 करोड़ का GSDP था 2022-23 में। ये बढ़ के कितना हो गया 2023-24 में? ये बढ़ के हो गया है 8,58,928 करोड़। मतलब 8,58,928 करोड़। आप लोग इसको डिफरेंस करके देख लीजिएगा कितने का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। आप लोग ये डाटा को ये एकदम याद रखिएगा, और बजट वाला डाटा वो भी याद रखिएगा, बजट वाला और ये GSDP। GSDP क्या होता है? ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो एक बाउंड्री के विदिन में जितना इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, उस चाहे वो खरीद बिक्री जो भी हुआ हो, उसको कहते हैं GSDP, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। पता है बिहार बजट इज बेस्ड ऑन विच इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बजट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। बजट जो है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से। देखिए आगे देखिए, विच हैज मेंशनड इन आर्टिकल 266। ये आर्टिकल 266 में मेंशन किया गया है कि बिहार की स्टेट का जो भी बजट होगा वो डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड से रिलेट होगा। ये आर्टिकल 266 में है। आगे देखिए, कहता है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ऑल द इनकम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल बी डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट। मतलब आप लोग अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि किसी स्टेट का जितना भी इनकम होता है वो किस किस खाते में रखा जाता है, राज्य का जितना भी इनकम होता है वो कौन सा खाता है? वो है कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाता है। और ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये आर्टिकल 266 में मेंशन है। अब देखिए आगे, एंड एक्सपेंडिचर इज विल बी मेड ओनली विद द अप्रूवल स्टेट लेजिस्लेचर। और एक बार इसमें जब पैसा चला जाता है, इससे पैसा निकालने के लिए राज्य सरकार को क्या करना होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूवल लेना पड़ता है। आगे देखिए, आगे कहता है द अप्रूवल प्रोसीड्योर ऑफ विधानसभा इज कॉल्ड बजटरी प्रोसीड्योर। और यही अप्रूवल लेने को जो तौर तरीका है इसी को कहते हैं बजटरी प्रोसीड्योर। तब कि बजट बना के राज्य सरकार जो है वो विधानसभा के फ्लोर पे रखती है और वहाँ पे इसको अप्रूवल मिलने के बाद फिर इससे पैसा विथड्रॉ होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बजटरी प्रोसीड्योर। ये कुछ आर्टिकल मेंशन है बजटरी प्रोसीड्योर में, आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि पॉलिटी से जो क्वेश्चन एराइज होता है यहीं से तो मिला उला के पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सा आर्टिकल इससे रिलेट करता है? तो वो है आर्टिकल 202, आर्टिकल 203, आर्टिकल 204, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 206। ये 5 आर्टिकल्स हैं जो कि इससे कोरिलेट करता है बजट से। आप लोग ध्यान रखिएगा 5 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 202, 203, 204, 200 और 206। और यही अगर सेंटर में बात कर लें तो सेंटर में इसमें क्या कीजिए 110 जोड़ दीजिए। 100 ये दो जो है आपको 110 में सब में ऐड करते जाना है, तो 110 की जगह क्या हो जाएगा 112, 113, 114। और यहाँ पे जो होता है फ्रेंड्स ये 200 के जगह पे केंद्र में वो 111 होता है, आर्टिकल 111 के अंतर्गत आता है। और ये फिर 116, इतने आर्टिकल केंद्र में है, सेंटर में है, और आपको स्टेट में ये सब है। तो आपको कोरिलेट करके रखिएगा याद, तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि आर्टिकल 202 में क्या प्रोविजन दिया गया है। आर्टिकल 2 में क्या कहा है कि एक डेफिनेशन बताया गया है और एक टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर बताया गया है। आर्टिकल 202 के तहत डेफिनेशन में क्या है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कमिंग ईयर। अब देखिए आपको यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार बीपीएससी में और आपको भी अभी जानकारी हो जाएगा। अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे कि बजट का मेंशन कहाँ है, तो आर्टिकल 202 में, या पूछ दे कि डेफिनेशन ऑफ बजट क्या है, वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत लिखा गया है, तो वह है आर्टिकल 202 के तहत। ठीक है, उसी तरह 203 में क्या है, डिमांड्स फॉर ग्रांट। देखिए डिमांड्स फॉर ग्रांट का क्या मतलब होता है कि जो भी बजट बनाया जाता है उसको जब फ्लोर पे रखते हैं, फ्लोर पे रखा जाता है, तो वो किस लिए रखा जाता है कि वो डिमांड किया जाता है कि हमको इतने पैसा बजट के हिसाब से हमको इतना पैसा चाहिए कंसोलिडेटेड फंड से, उसी कहते हैं डिमांड ऑफ ग्रांट। आपसे अगर पूछ दे कि इसके कौन से आर्टिकल के तहत डिमांड ऑफ ग्रांट का वोटिंग होता है बजट पे, तो वो है 203, आर्टिकल 203। इसके अंतर्गत 202 आर्टिकल आता है, 2 सब आर्टिकल आता है। एक आता है आर्टिकल 202 ए सब क्लॉज 2A और सब क्लॉज 2B 203 के अंतर्गत ही आता है। इसमें कहा गया कि 202 सब क्लॉज 2 के ए के अंतर्गत नो वोट डिमांड, इसमें कोई तरह का वोटिंग नहीं होगा। ये 203 होगा फ्रेंड्स, सॉरी। और एक कहा गया है वोट फॉर डिमांड, नो वोट फॉर डिमांड और वोट फॉर डिमांड।
नो वोट फॉर डिमांड में कौन कौन सा आता है, जैसे कि आप देखिए सैलरी देना हो, सैलरी देना हो हाई कोर्ट के जज का, या फिर किसी किसी संवैधानिक पोस्ट पे जो बैठे हुए हैं उनका अगर सैलरी देना हो तो ये कहाँ से जाता है, ये जाता है नो वोट डिमांड से। इसके लिए कोई वोटिंग नहीं होता है, ठीक है। अब वोट फॉर डिमांड वोट किसके लिए होता है, वोट होता है अदर 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 जो खर्चा करने के लिए होता है उसके लिए वोटिंग किया जाता है, ठीक है। चलिए उसी तरह आर्टिकल 204, आर्टिकल 204 के अंतर्गत आता है एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब क्या आता है कि टू प्रोवाइड लीगल स्टेटस फॉर डिमांड्स ऑफ ग्रांट। देखिए जब एक बार विधानसभा में पास हो जाता है बिल, वोट करने के बाद उसको लीगल स्टेटस दिया जाता है। वो लीगल स्टेटस किसके अंतर्गत दिया जाता है, वो आर्टिकल 204 के अंतर्गत ये लीगल स्टेटस दिया जाता है बजट को, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 200 और 206 बचा, हम लोग 202 देख लेते हैं। आर्टिकल 200 कहता है कंसेंट ऑफ गवर्नर ऑन स्टेट बजट। स्टेट बजट पे अब कंसेंट चाहिए गवर्नर का पास होने के बाद, वो आर्टिकल 200 के अंतर्गत आता है। तो अगर आपसे पूछ लिए कभी क्वेश्चन आप पूछा भी गया है कि गवर्नर का जो एसेंट मिलता है बजट में वो कौन सा आर्टिकल के तहत मिलता है, वो है आर्टिकल 200। 200 के अंतर्गत मिलता है गवर्नर का एसेंट बजट पे। और यही आपसे पूछ दे कि केंद्र में सेंटर बजट पे प्रेसिडेंट का कंसेंट कौन सा आर्टिकल के तहत मिलता है, वो है आर्टिकल, अभी आपको बताए थे हम, आर्टिकल 111 के तहत। चलिए अब देखिए आर्टिकल 206, 206 आर्टिकल, ये क्या कहता है, वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट का मतलब टू मीट द एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट इन बजटरी प्रोसेस कंप्लीटेड। अब वोट ऑन अकाउंट आर्टिकल 206 में कहता है कि अब तो बजट पास हो गया, अब उसका जो मीट एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट है बजटरी प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। और ये बजटरी प्रोसेस कंप्लीट कब तक में होता है, इसके अप्रोक्स 75 डेज लगता है कंप्लीशन होने में, ठीक है। एक बार बजट जब पास कर दिया जाता है फ्लोर पे तो अप्रोक्स कहा जाता है कि 75 डेज का पूरा टाइम लगता है बजट को कंप्लीट करने में। चलिए आगे देखिए, कहता है आर्टिकल 205, ये क्या है, कंटीजेंसी एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट। इसी के अंतर्गत हाई कोर्ट सबका सैलरी दिया जाता है, हाई कोर्ट के जजों को सैलरी दिया जाता है। फिर कहता है सब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इन बजट। क्या कहता है कि बजट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन इस बार दिया गया था, तो हम लोग देख लेते हैं। ग्रोथ रेट, पहले पहले हम लोग ग्रोथ रेट को देखेंगे जहां से क्वेश्चन बार बार अराइज होता है। 2021-22 में बिहार का कितना ग्रोथ परसेंट बताया गया था, 10.98%। 2022-23 में 10.3%, 10.34%। और 2023-24 में 15.24%। ये सभी परसेंट में है फ्रेंड्स। तो क्या कहता है 2021-22 में 10.98%, 2022-23 में 10.34%, 2023-24 में 15.24% का ग्रोथ रेट बताया गया था। आपसे अगर रिसेंट वाला पूछ दे तो 2023-24 में कितना बताया जा रहा है, 15.24% का। और इसे प्रीवियस ईयर का पूछे तो 10.34%। ये दोनों याद रखना है। आगे देखिए 7 निश्चय पार्ट 2। हम लोग जानते हैं कि 7 निश्चय का पार्ट 2 चल रहा है जिसका ड्यूरेशन 2020 से 2025 तक का है, ठीक है। इसमें जो अमाउंट एलोकेट किया गया है वो है 5000 करोड़। तो ध्यान रखिएगा इस 7 निश्चय पार्ट 2 में कितना का अमाउंट एलोकेट है, 5000 करोड़ का। देखिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, इसके अंतर्गत क्या होगा कि महिला लोग जो है उसको एंटरप्रेन्योर बनने में ये एंकरेज करेगा ये स्कीम, ऐसा बताया गया है बजट में। इसके अंतर्गत 250 करोड़ का 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है बजट में। आगे देखिए हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के हायर एजुकेशन के लिए 600 करोड़ रखा गया है। आगे देखिए सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का
प्रावधान रखा गया है राज्य में 2 जगह। कहाँ-कहाँ? लखीसराय के कजरा में और भागलपुर के पीरपैंती में। ये 2 जगह सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का परियोजना रखा गया है। ये आगे देखिए। आगे कहता है, आगे लिखा है सीएम आवास सहायता योजना। तो सीएम आवास सहायता योजना के अंतर्गत कितना मिलेगा पैसा? 50,000 रुपीज़ का। तो जो गरीब बिलो पॉवर्टी लाइन है फ्रेंड्स, जिसको कि घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,50,000 मिलता है, उसी तरह बताया गया है कि सीएम आवास योजना सहायता योजना के अंतर्गत 50,000 रुपीज़ दिया जाएगा। चलिए देखिए, अब बताया गया है कि बजट में बताया गया है कि बिहार में 4 को जीआई टैग मिला हुआ है। किसको किसको? शाही लीची, मिथिला मखाना, मगही पान और जर्दालू मैंगो को। ये 4 को जीआई टैग दिया गया है बिहार से, बिहार के प्रोडक्ट को। अब देखिए आगे कहता है अंडर जीविका ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म्ड 10.45 लाख। ये वीवीआई है, आप लोग इसको याद रखेंगे ही रखेंगे। क्या हुआ इसका मतलब? बजट में बताया गया था कि जीविका ग्रुप जो है, जीविका ग्रुप के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है, 5 गो 6 गो का ऐसे करके ग्रुप बनता है। बताया गया है कि अब तक जो है 10.45 लाख ग्रुप बन चुका है बिहार में। और किसके अंतर्गत? ये जीविका के अंतर्गत। चलिए एक नोट है आप लोग के लिए, सभी को इसको ध्यान से रखिए, देखेंगे नोट में क्या है। कहता है अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन टोटल बोरोइंग मस्ट कीप अंडर 40.4% ऑफ जीएसडीपी। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए इसका मतलब होता है, ये कहने का मतलब है जैसे राज्य सरकार, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अब तक जितना भी बोरोइंग कर रही है, तो उसका तो हर साल इंटरेस्ट भरना होता है और बोरोइंग को वापस देना होता है कुछ ना कुछ अमाउंट। तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत फाइनेंस कमीशन 15th फाइनेंस, जो कि एनके सिंह इसके चेयरमैन है, इनके अनुसार 15th फाइनेंस कमीशन के अनुसार ये कहा गया है कि राज्य में अगर 100 रुपये का जरूरत है मान लीजिए, और इनकम राज्य सरकार के पास मान लीजिए कि 50 रुपया ही है, तो 15th फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत कहा गया है कि आपको अगर लोन लेना है, बोरोइंग भी लेना है, वो आप 40.4 यानी 100 का 40.4% यानी 40.4 पैसा ही आप बोरो कर सकते हैं। बाकी बात जो पैसा बचा वो आपको केंद्र से सहायता लेना पड़ेगा या फिर अपने खर्च को सीमित करना पड़ेगा, लेकिन आपको इससे ज़्यादा टोटल बोरोइंग पार नहीं होना चाहिए अब तक का। ये इसका कहने का मतलब है कि टोटल बोरोइंग को जो रखा गया है वो 40.4% ऑफ जीएसडीपी रखा गया है। इससे ज़्यादा जो जीएसडीपी जितना भी है उससे इससे ज़्यादा का टोटल बोरोइंग नहीं होना चाहिए। चलिए होप आप लोग को समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखिए, आगे कहता है सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान। बजट में इस बार रखा गया है एक प्लान को, जिसका नाम रखा गया है सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान। इसके अंतर्गत 231 नगर निकाय जो है 231 नगर निकाय को चुना गया है, जिसमें कि सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये किसके लिए है? और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। जो भी लिक्विड वेस्ट है उसका मैनेजमेंट करने के लिए प्रावधान किया गया है बजट में, और इसके लिए 124 करोड़ रुपया दिया गया है, एलोकेट किया गया है। और ये कितने नगर निकाय में बनेगा? ये 231 नगर निकाय को चुना गया है। आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि 231 नंबर नगर निकाय को, और कौन सा एक्शन प्लान है? सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान। और ये किसके लिए है? फॉर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ध्यान रखिएगा ये लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है। चलिए आगे देखिए, आगे लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जो है इस बार बजट में ये पार्ट 2 स्टार्ट हुआ है।
पहले लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में क्या हुआ था, फ्री डेफिकेशन के लिए शौचालय सब बनवाया जा रहा था। ठीक है, तो जिसका टारगेट बिहार सरकार कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को चलाया जा रहा है पार्ट 2। इसके अंतर्गत क्या है, सेकेंड पार्ट इंक्लूड, देखिए इसके अंतर्गत है कि 15 जिला को सेटअप किया जाएगा, इसके लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और 231 नगर निकाय था लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वो नगर निकाय था। और यहाँ देखिए 15 डिस्ट्रिक्ट को सेटअप किया जाएगा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और किसके अंतर्गत, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत 10 जिलों में, देखिए इसी के अंतर्गत लोहिया स्वच्छ अभियान बिहार अभियान के तहत 10 जिलों में गोवर्धन यूनिट सेटअप किया जाएगा। तो गोवर्धन यूनिट किस लिए सेटअप किया जाएगा, इसका काम होगा कि फॉर कन्वर्सेशन ऑफ वेस्ट टू वेल्थ, जो भी वेस्ट है उसको वेल्थ में कन्वर्ट करने का काम करेगा गोवर्धन यूनिट। इसका सेटअप कितने डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा, तो 10 डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कौन सा अभियान के तहत यूज बनाया जाएगा, तो वो है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत। कितने जिलों में, 15 जिलों में। उसी तरह पूछा जाएगा कि गोवर्धन यूनिट का इस बार जिक्र है बिहार बजट में, ये कितने जिले में सेटअप किया जाएगा, 10 डिस्ट्रिक्ट में। इसका यूज क्या होगा, यूज होगा वेस्ट टू वेल्थ। चलिए आगे देखिए आप, आगे कहता है +2 स्कूल विल बी सेटअप फॉर एक्सट्रीमली बैकवर्ड फॉर गर्ल्स, यानी +2 स्कूल तक बनाया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। और ये स्कूल जो होगा इसमें रेसिडेंस भी होगा, मतलब रहने का भी सुविधा होगा इस स्कूल में। और ये किसके लिए स्कूल बनेगा, ये गर्ल्स के लिए बनेगा। और कौन सा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड गर्ल्स के लिए, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड से बिलोंग करती होगी गर्ल्स, उसके लिए ये बनाया जा रहा है। और ये कितने डिस्ट्रिक्ट में बन के तैयार होगा, ये 8 डिस्ट्रिक्ट में प्रावधान किया गया है ऐसा स्कूल खोलने का। और वो 8 डिस्ट्रिक्ट आप लोग नाम देख लीजिए, वो है सिवान, कैमूर, जैनाबाद, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर और बक्सर। ये 8 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे +2 स्कूल को सेटअप किया जाएगा फॉर एक्सट्रीमली बैकवर्ड और गर्ल्स के लिए। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स एकेडमी विल बी सेटअप एट राजगीर, और राजगीर में ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बन रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, इस बार जो बजट में रखा गया है, कुछ रोपवे स्कीम भी रखा गया था इस बार के बजट में, जो इम्पोर्टेंट है। आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सा हिल कहाँ पे है, क्योंकि ये बीपीएससी पिछले बार भी पूछी थी इस टाइप का क्वेश्चन। गया का हिल देके उसमें पूछा था ब्रह्मनई हिल्स कहाँ पे है। उसी तरह आपको ये 6 हिल्स का नाम याद रखना होगा, क्योंकि बजट में इसका मेंशन किया गया इस हिल्स को। तो देखिए, दुगेश्वरी हिल्स, ब्रह्मनई हिल्स और पृष्ठशाला हिल्स, ये तीनों हिल्स कहाँ पे, ये गया में है। और ये तीनों हिल्स पे रोपवे बनेगा गया में। चौथा जो रखा गया है वो मानसोर हिल रखा गया है, मांडसोर हिल, जो कैमूर में है। रोहतासगढ़ फोर्ट, ये रोहतास में है। और वानावर हिल्स जो जहानाबाद में है। आपको ये छः का भी नाम याद रखना है, कौन कहाँ पे है। और ये 6 जगह पे रोपवे स्कीम बनेगा। एक बार फिर से देख लीजिए नाम आप लोग, दुगेश्वरी हिल्स, ब्रह्मनई हिल्स, प्रेस्टशिला हिल्स, मांदेश्वर हिल्स, रोहतासगढ़ फोर्ट और वानावर हिल्स। वानावर हिल्स कहाँ पे है, जहानाबाद में। रोहतासगढ़ फोर्ट रोहतास में। मांदोसोरा हिल्स कैमूर में। प्रेस्टा हिल्स, ब्रह्मनई हिल्स और दुंगेश्वरी हिल्स ये गया में है। आप लोग ध्यान रखिएगा इतना हिल्स को। ये हमारा बजट कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स, बिहार बजट 2023-24 का। और ये आपको इतना ही बताया गया जो एग्ज़ाम रेलिवेंट है, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको पढ़ना उतना ही है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे कर लेते हैं 2022-23।
चलिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे देखिए 2022-23। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 कहता है इट इज द 17th इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड बाय विजय चौधरी। ये विजय चौधरी से प्रेजेंट क्यों किया गया? क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं बिहार के। ठीक है, ये कितने नंबर का इकोनॉमिक सर्वे है? यह 17th नंबर का इकोनॉमिक सर्वे, 17th नंबर का। चलिए, इसमें बिहार में बताया गया है जीएसडीपी 2021-22 में कितना रहा था। एट करंट प्राइस पे देखते हैं और एक कांस्टेंट प्राइस पे। हमेशा जीएसडीपी दो प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, एक करंट पे और एक कांस्टेंट पे। तो करंट पे कितना रहा था? करंट पे था 6,75,448 करोड़ और कांस्टेंट प्राइस पे कितना रहा था? 4,28,065 करोड़। आप लोग डाटा याद रखिएगा, करंट पे हमेशा ज़्यादा होता है जीएसडीपी, तो 6,75,448 करोड़ और कांस्टेंट प्राइस पे 4,28,065 करोड़। चलिए आगे देखिए, आगे करा है जीएसडीपी ग्रोथ ऑफ बिहार 2021-22 में हम लोग देखे थे 10.98% का ग्रोथ था और 2023-22 में 10.34% का और 2023-24 में कितना परसेंट का अनुमान रखा गया है? 15.34। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा है वेयर एज इन द सेम पीरियड नेशनल ग्रोथ रेट वाज 6.8%। जब बिहार 10.38% से ग्रोथ कर रहा था, उसमें नेशनल ग्रोथ रेट कितना था? ओनली 8.68% था। ठीक है, ये आगे देखिए, आगे कहता है द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार इकोनॉमी वाज द थर्ड हाईएस्ट इन द कंट्री। थर्ड हाईएस्ट इन द कंट्री। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है? आंध्र प्रदेश जिसका 11.43% ग्रोथ है। सेकेंड पे राजस्थान है जिसका 11.04% ग्रोथ है और थर्ड पे कौन है? हमारा बिहार। ये आगे देखिए, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे फ्रेंड्स, वहां भी आप रेगुलर देखेंगे कि ये पूछा जाता है बीपीएससी की तरफ से, इसलिए आप लोग इसको वीवीआई कर लीजिए और एकदम याद रखिए, ही याद रखिए। जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएसडीपी में हम लोग जानते हैं कि हमेशा 3 सेक्टर में डिवाइड होता है, एक प्राइमरी सेक्टर है, एक सेकेंडरी सेक्टर है और एक टर्सरी सेक्टर है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में कौन सा आता है? वो सभी जानते हैं, एग्रीकल्चर आता है। सेकेंडरी सेक्टर में कौन सा आता है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आता है और टर्सरी सेक्टर में वो हमेशा सर्विस सेक्टर आता है। ठीक है, अब देखिए 2021-22 में जो शेयर था, शेयर जो भी था 2021-22 में, एग्रीकल्चर का शेयर था 21.2% का जीएसडीपी में। ठीक है, उसी तरह सेकेंडरी सेक्टर में देखिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में 18.1% का शेयर था और टर्सरी का जो था वो 60.7% का शेयर था। ये शेयर है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये शेयर है। ठीक है, और ग्रोथ कितना किया? प्राइमरी सेक्टर वो ग्रोथ किया 9.6%, सेकेंडरी सेक्टर 3.8% का ग्रोथ लिया था और टर्सरी सेक्टर जो है वो 13.3% का ग्रोथ लिया था। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, 67th में भी पूछा गया था फ्रेंड्स, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत कोई गलती करके आए थे। वहाँ भी क्वेश्चन एक पूछा गया था कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर का ग्रोथ कितना रहा था इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। वहाँ भी बहुत कोई गलती कर दिए थे, वहाँ शेयर बता दिए थे। नहीं, शेयर अलग होता है, ग्रोथ अलग होता है। ये शेयर जो हुआ ये जीएसडीपी में ये इसका शेयर हुआ अपना, लेकिन ये इससे जो ग्रोथ किया वो ग्रोथ अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको दोनों डाटा को ध्यान से रखिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन सोल्व करते समय। तो एग्रीकल्चर कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ था? 9.6% का, सेकेंडरी 3.8 और टर्सरी 15.3%। आपसे पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2021-22 में सबसे ज़्यादा
शेयर सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन सा सेक्टर किया था? वो था सर्विस सेक्टर, ठीक है, 13.3% का। उसके बाद एग्रीकल्चर और तब आया था इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम लोग। पर कैपिटा इनकम, ये भी बहुत बार पूछा गया है। पर कैपिटा इनकम क्या है बिहार का? बिहार का देखिए 54,383 एट करेंट प्राइस पे है। कितना है बिहार का पर कैपिटा इनकम? 54,383 एट करेंट प्राइस पे, और कांस्टेंट प्राइस पे 34,465 है। चलिए, और यही कांस्टेंट प्राइस पे नेशनल पे कितना, नेशनल लेवल पे वही 1,72,000। तो देखिए बिहार कहाँ है? बिहार 50% पे भी नहीं है। इसे अनुमानित लगाइए कि बिहार कितना पिछड़ा अभी चल रहा है। ये देखिए, अब आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है कि डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट पर कैपिटा इनकम और डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम। अब आपको इसको ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक कौन है? पटना है, जिसका 1.15 लाख है। सेकंड पे बेगूसराय है। थर्ड पे कौन है? मुंगेर है। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम, फर्स्ट पे शिवहर है, दूसरा अररिया है, और तीसरा सीतामढ़ी है। चलिए नेक्स्ट आके देखिए, पता है द टोटल एक्सपेंडिचर बाय द बिहार गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 वास 1.39 लाख करोड़। ठीक है, अगर एग्जैक्ट डाटा देखें 1,93,123 करोड़, जो कि कहता है 27,487 करोड़ मोर देन स्पेंडिंग इन 2020-21। 2020-21 से 27,487 करोड़ जो है 21-22 में खर्च किया गया था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, यही ध्यान रखिएगा। अब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर की बात कही गई है इकोनॉमिक सर्वे में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ था? 1.59 लाख करोड़, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मात्र 0.34 लाख करोड़। इससे पता चलता है, देखिए जब तक हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं करेगा तब तक राज्य में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसपे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में खर्च होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में खर्च होता है। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि सोशल वेलफेयर या सोशल इकोनॉमी ये सब में खर्च होता है। जैसे आपको सब्सिडी दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है, यह है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ बिहार इन 2021-22, 2021-22 में रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहा था? 422 करोड़ का, जो कि 2021-22 में देखते हैं 2020-21 में ये 11,335 करोड़ हो गया था। और ये था कोरोना काल का समय, कोरोना काल का समय था, इसलिए उस समय कितना भाग गया था? 11,335, जो उस समय जो करीब था 4.8% ऑफ जीएसडीपी हुआ करता था उस समय का। ठीक है, उसको कंपनसेट किया गया 2021-22 में, और 2021-22 में मात्र कितना रह गया था रेवेन्यू डेफिसिट? 422 करोड़ का। चलिए आगे देखिए, फिजिकल कंडीशन ऑफ स्टेट देख लेते हैं। तो द ग्रोस फिजिकल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी डिक्लाइन फ्रॉम 4.8%। देखिए अभी आपको मैंने बताया उस समय कोरोना काल के समय 2020-21 में 4.8% हो गया था फिजिकल डेफिसिट, जो कि गिर के आ गया था, जो कि गिर के आया 2021-22 में 3.8% पे। ठीक है, 21-22 में। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है बीपीएससी की तरफ से, 67th में पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। डेप्ट अपन जीएसडीपी, तो डेप्ट अपन जीएसडीपी कितना रहा? 38.1% ऑफ जीएसडीपी ऑफ द स्टेट, जो कि 2.57 लाख करोड़ है। डेप्ट अपन जीएसडीपी का मतलब क्या हुआ कि हमारा कितना डेप्ट है, मतलब कर्ज है, और कितना टोटल जीएसडीपी है, वह है 38.1%, जो कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो दिया गया है 40.4%, उससे हमारा
कम है। ये वह डेप्ट अपन जीएसडीपी जो हम लोग बजट में पढ़े थे, फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन था 40.4% का, इससे ज़्यादा बोरोइंग नहीं होना चाहिए टोटल, वही है डेप्ट अपन जीएसडीपी। बिहार सरकार का कितना है? 38.1% ऑफ जीएसडीपी ऑफ द स्टेट, जो कि कैलकुलेट किया जाए तो वो 2.57 लाख करोड़ है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है रेशियो ऑफ जीएवी। जीएवी मतलब ग्रोस वैल्यू एडेड अपॉन जीओबी, ग्रोस वैल्यू आउटपुट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन बिहार इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 इज 9.4% रहा था। अब आपसे ये रेशियो भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जीएवी अपन जीओवी, इसलिए आप लोग याद रखिएगा जीएवी होता है ग्रोस वैल्यू एडेड और जीओवी होता है ग्रोस वैल्यू आउटपुट। और ये बिहार में कितना रहा था फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए? ये रहा था 9.4%। आगे देखिए, बिहार हैज कंट्रीब्यूटेड 0.5% ऑफ द टोटल जीएवी इन द कंट्री। मतलब जीएवी क्या हुआ? ग्रोस वैल्यू एडेड, इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है ये ग्रोस वैल्यू एडेड। कह रहा है कि पूरे इंडिया का जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हुआ था, ग्रोस वैल्यू एड किया गया था, उसमें अगर बिहार का कंट्रीब्यूटेड देखें तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में वो ओनली 0.5% था। मतलब 1% भी बिहार जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है नेशनल में। ये बहुत तो करता है कि हम लोग बहुत अभी भी पीछे हैं। चलिए, अब कहता है मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनियन इन बिहार आर फंक्शनल। 9 है, 9 मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनियन फंक्शन पे है अभी बिहार में। ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट के अंदर आया था, आता है कॉम्पैक्ट के अंदर। ये कितना है? 9 मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनियन अभी बिहार में वर्क कर रहा है। ये आगे देखिए, आगे कुछ स्टैटिक फैक्ट्स है जिसको आप लोग गो थ्रू हो जाइएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। पता है डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट शेयर ऑफ नेट सोन एरिया इन परसेंटेज। तो सबसे ज़्यादा स्टेट कहाँ पे नेट सोन एरिया परसेंटेज है? फर्स्ट पे है भोजपुर, सेकंड पे है बक्सर और थर्ड पे है सिवान। आप लोग याद रखिएगा भोजपुर, बक्सर, सिवान। उसी तरह देखिए, क्रॉप सोइंग डेंसिटी वॉज द हाइएस्ट इन सीवर और लोवेस्ट इन पूर्णिया। ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्शन देखिए, वीट का कितना रहा था ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्शन? वो था 11.1% का ग्रोथ हुआ था वीट प्रोडक्शन में। और पेडी, पेडी मीन्स राइस, राइस राइस में कितना रहा था? 5.4%। इसको आप लोग ज़्यादा ध्यान में रखिएगा कि ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्शन वीट का कितना ग्रोथ रेट रहा? 11.1% और वीट का 5.4%। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन इन बिहार। बिहार में जो क्रॉप प्रोडक्शन है लीडिंग है, वो कौन सा जिला किस में है आपको ये बताना है, आपको ध्यान रखना है। देखिए, पेडी यानी राइस में, धान की खेती में सबसे ज़्यादा कौन है? रोहतास, दूसरा पे औरंगाबाद और तीसरा पे कैमूर। उसी तरह वीट में भी रोहतास, फिर कैमूर और वेस्ट चंपारण। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रोहतास जो है वो दोनों में नंबर 1 है। ठीक है, दोनों में नंबर 1 कौन है? रोहतास। चलिए आगे देखिए, मेज, मेज को आप लोग ध्यान इसलिए रखिएगा क्योंकि 2023 ईयर को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग करसल, ठीक है, मेज का ये, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट पे है कटिहार, सेकंड पे पूर्णिया और थर्ड पे खगड़िया। तो फर्स्ट पे कौन है? कटिहार, सेकंड पे पूर्णिया और थर्ड पे खगड़िया। पल्स, दाल में कौन अधिक है? दाल में अधिक है पटना, फिर औरंगाबाद, तब है नालंदा। उसी तरह शुगर कैन, गन्ना में वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और गोपालगंज, ये तीनों जिला इसमें शुगर कैन में। मैंगो, मैंगो में कौन है? दरभंगा, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर। इसी तरह देखिए बनाना, बनाना में पूछ रहा है मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर। इसी तरह कह रहा है लीची, लीची में है मुजफ्फरपुर। पीस में सबसे अधिक कौन है? मधुबनी, फिर दरभंगा, तब ईस्ट चंपारण। देखिए आपको मधुबनी 2 चीज में मिलेगा टॉप पे,
एक है फिश में और एक है बनाना में। आप लोग वैशाली से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि वैशाली में ज़्यादा मैंगो होता है हाजीपुर में बनाना नहीं। डाटा जो आया इकोनॉमिक सर्वे का वो है मधुबनी, मधुबनी में सबसे ज़्यादा बनाना होता है हुआ था। चलिए आगे देखिए, कहता है मनी स्पेंड बाय बिहार गवर्नमेंट टू एनकरेज स्टार्टअप इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। कहता है स्टार्टअप के लिए बिहार सरकार जो एनकरेज किया था, स्टार्टअप में जो खर्चा किया था एनकरेज करने के लिए 2022-23 में, वो था 4.01 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि डिस्ट्रिक्ट टॉप द लिस्ट मोस्ट पासपोर्ट इश्यूड ड्यूरिंग 2019-20 से 2021-22। मतलब बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जो टॉप किया था मोस्ट पासपोर्ट इश्यू करने में? तो सबसे ऊपर रहा था सिवान, दूसरा गोपालगंज और तीसरा नंबर पे पटना था। आप लोग यहाँ से कंफ्यूज कर जाइएगा कि पासपोर्ट सबसे ज़्यादा तो पटना में बनता होगा, पटना जिला का, इसलिए आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा नहीं। आप लोग यहाँ ध्यान रखिए, इसलिए आपको ऐसे बता देते हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूज नहीं करे सॉल्व करने में। तो सबसे टॉप पे कौन है? वो है सिवान है, सिवान जिला टॉप पे है, फिर गोपालगंज, तब आता है पटना। चलिए आगे देखिए, आगे कहता है रैंक ऑफ बिहार इन ऑल इंडिया हायर रोड डेंसिटी लिस्ट इन 2019। रैंक ऑफ बिहार बताना है कि ऑल इंडिया लेवल पे रोड डेंसिटी में बिहार का क्या रैंक रहा था? वो था 3rd रैंक बिहार का। फर्स्ट पे कौन था? केरला, और सेकंड पे वेस्ट बंगाल रहा था। आप लोग ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पे केरला है रोड डेंसिटी में, दूसरा केरला है, और 3rd पे हमारा बिहार है रोड डेंसिटी में। ठीक है, तो हम लोग देखें कि जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड है फ्रेंड, उसी को हम लोग देखें। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड उसी को हम लोग कवर किए आज के लेक्चर में, बिहार इकोनॉमिक और बजट को लेके। आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए, और इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल BPSC FAIR जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हम लोग आने वाले समय में इसका हम लोग 100 क्वेश्चन का टेस्ट भी लेंगे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बजट और यूनियन इकोनॉमिक सर्वे पे। इसलिए आप लोग इसको प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, कमिंग डेज में हम लोग टेस्ट लेंगे। और जो भी टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं सभी का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए आप लोग। और अच्छा लगे फ्रेंड्स वीडियो, हमारा मेहनत अच्छा लगे आप लोग के लिए, कंटेंट अच्छा लगे कि आप लोग के लिए सर्च करके बनाया गया, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।